हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान, और विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं। समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन है। 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 2018 और 2016 में। तो 4 विकल्प दिए होंगे हमें, इनमें से एक आंसर हमारा करेक्ट है। तो समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन है तो कितना होता है +1। तो इसका क्या होगा, ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा +1। अगला क्वेश्चन है दूसरा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका बी आंसर हमारा ठीक है। फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2013 में भी पूछा गया है। इसी टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 2012 में पूछा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो कौन सा है इसका आंसर, इसका है हमारा सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन। किसी लेंस की क्षमता पी का सूत्र क्या है, 2 बार परीक्षा में पूछा गया है। हमें पता है क्षमता क्या होती है, पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/f। अगला क्वेश्चन है। 2 लेंस जिनकी क्षमता है +1 +6.0 डी का मतलब डायोप्टर, तथा -4.0 डी है, डी का मतलब डायोप्टर है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है। संयोग की क्षमता है, तो क्षमता संयोग का मतलब इन दोनों को आपस में मिलाना है। तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये माइनस का है, तो 6 में से -4 जाएगा तो क्या बचेगा, +2 बचेगा। तो +2 डी डायोप्टर। अगला, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। अभी देखा है लेंस की क्षमता का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, डायोप्टर। तो इसका क्या हो जाएगा, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है। किसी लेंस के आवर्धन m का सूत्र क्या होता है। 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कितना होता है, b/u। तो इसका आंसर है हमारा b/u। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। प्रकाश की गति निम्न में से किसमें अधिकतम होती है। तो किसमें अधिकतम होती है, निर्वात में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में क्या होती है, प्रकाश की गति क्या होती है, अधिकतम होती है। दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v + 1/u, या 1/b जमा 1/u बराबर 1/f। तो इसका क्या हो जाएगा, सी। तो इनको आप रट लीजिएगा ध्यान से, बार बार इसको देखना है वीडियो को, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दर्पण का सूत्र था। दर्पण के सूत्र में प्लस होता है, लेकिन अगर लेंस का सूत्र पूछा जाए, लेंस का सूत्र क्या है, तो लेंस के सूत्र में क्या होता है, माइनस होता है यहाँ पर। तो 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, सी। दोनों ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन पूछा गया प्राथमिक रंग नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो नहीं कौन सा है, सफ़ेद रंग हमारा प्राथमिक रंग नहीं होता, जबकि नीला, लाल और हरा हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है। 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है कि r बराबर कितना होता है, 2f होता है, या f बराबर r/2 होता है। इसको चाहे बटे में फेंक दो आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा इसका आंसर, बी। या इसको हम लिख सकते हैं f बराबर r/2, ठीक है। इसको 2 को हम कहाँ फेंक सकते हैं, इसके बटे। अगला क्वेश्चन। किसी वाहन चालक द्वारा पश्च दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पश्च का मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, पीछे का दृश्य देखने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। खतरे का सिग्नल किस रंग का होता है। सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है, लाल रंग का खतरे का सिग्नल बनाया जाता है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 2 बार पूछा गया है, एनसीईआरटी का भी है और 2019 में भी पूछा गया है। लेंस की क्षमता +1d है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे या सोल्व करके देख सकते हैं आप। तो इसका आंसर क्या है? बी 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। तो कहाँ रखना होगा? इसका आंसर हमारा सी है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होता है काफ़ी। दर्पण के वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी एफ के बीच। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति होगी तो क्या होगी? हमारी डी आंसर इसका करेक्ट है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इन दोनों क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से पानी में टेढ़ी रखी कोई पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है? तो किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बी अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी बिंब को उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ बनेगा हमारा? 2f पर ही बनेगा हमारा, 2f पर ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव होते हैं। कैसे होते हैं अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब? हमेशा आभासी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 20 क्वेश्चन थे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र से संबंधित क्वेश्चन है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है क्या है? समझन। तो क्या है? समझन क्षमता जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह है। तो कहाँ बनते हैं? दृष्टि पटल पर। अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वैक्स के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। काफ़ी पूछा जाता है। तो 25 सेंटीमीटर क्या होती है? अल्पतम का मतलब कम से कम दूरी। अल्पतम का मतलब क्या होता है? कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर हमारी दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के किसके कारण? विकिरणन के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश के विकिरणन के कारण ही स्वच्छ आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। अगला, आँख का वह भाग जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है क्या होता है? वह पुतली। पुतली क्या होती है हमारी? जितने भी प्रकाश है उसको क्या करती है? नियंत्रित करती है। अगला, एक सामान्य मानव नेत्र की समझन क्षमता होती है कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से अनंत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब या दृश्य कितने समय तक बना रहता है? तो 1/16 सेकंड तक। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 1/16 सेकंड तक हमारा क्या है? बना रहता है। मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब दृश्य कितने समय तक बना रहता है? तो 1/16 सेकंड तक बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है? वह स्वच्छ मंडल। तो क्या कहलाता है? स्वच्छ मंडल। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। अभी पीछे रिपीट हुआ था क्वेश्चन है। लाल, हरा, नीला, तीनों ही क्या होते हैं? हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। नेत्र का वह भाग जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? परितारिका। परितारिका। अगला क्वेश्चन, नेत्र प्रतिरोपण का अर्थ है क्या? कार्निया का प्रतिरोपण। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा? कार्निया। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसका? पक्षांभी द्वारा। पक्षांभी द्वारा। अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? इसका बी आंसर है वास्तविक व उल्टा। अगला, जरा दूरदृष्टि
जरा दूरदर्शिता को ठीक किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? द्विफोकसी लेंस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रंग को 7 रंगों में बांटना क्या कहलाता है? विक्षेपण। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है। प्रकाश के किस प्रभाव के कारण तारे टिमटिमाते हैं? तो किसके कारण टिमटिमाते हैं? अब बर्तन के कारण क्या होते हैं? हमारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनते समय प्रिज्म का कार्य करते हैं? कौन करते हैं? पानी की बूंदें। पानी की बूंदें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो क्या कारण है हमारा? प्रकाश विक्षेपण। अगला, सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकिरण के कारण। जी हाँ, जब सूर्य उदय मतलब सूरज उगता है तो सूर्य का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अब सूर्य अस्त मतलब जब सूर्य छिपता है तो उसके समय सूर्य का लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो ये भी किसके दिखाई देता है? हमारे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है? काला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे मानव नेत्र से संबंधित। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य कहलाता है? तो क्या कहलाता है? विभवांतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, तो क्या है? एम्पियर है। अगला क्वेश्चन, विभवांतर मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर नापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। सी आंसर इसका करेक्ट है। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा की क्या इकाई है? हमारी वाट। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एल्युमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए तो उस तार की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? उतनी ही रहेगी। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? कूलाम। ओम एम किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का मात्रक है। ये ओम बोलते हैं इसको। ओम एम का मतलब मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी तार की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा, तो क्या होगा? इसका आंसर हमारा बी, आधा मतलब R/2। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसके प्रतिरोध R पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 ओम, 5 ओम तथा 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को यदि पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, तो कितना हो जाएगा? इसका सोल्व करके देख लेंगे आप इसको, तो कितना हो जाएगा? 2 ओम से कम। अगला क्वेश्चन, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को 2 गुना कर दिया जाए तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गति हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा एक सरल रेखा में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ग्राफ जो आता है वो हमारा किस रूप में आता है? सरल रेखा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी के बीच। ठीक है, तो इसको हम आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना प्राप्त होगा? 2.5 ओम। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर एक पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का अनुपात का मान क्या है? तो कितना होगा इसका मान? 25। 2017 और 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन
में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1:4। अगला, एक तांबे के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उतना ही रखते हुए उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो इसकी प्रतिरोधिकता हो जाएगी, क्या रहेगी? उतनी ही रहेगी। अगला क्वेश्चन, सुचालक की प्रतिरोधकता क्या है? बी, उसकी लंबाई बढ़ने से बढ़ती है। जी हाँ, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इनको बार बार अभ्यास कीजिएगा, देखिएगा इनको बार बार। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है, तो क्या होता है? इसका बी आंसर है, व्यष्टिगत प्रतिरोधकता के प्रतिरोध से अधिक। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब का अनुमापनांक 220 V, 220 W है। जब इसे 110 V पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? तो इसका कितना आंसर आएगा हमारा? 100। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। ये याद कर लीजिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। अगला, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो क्या करता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो क्वेश्चन पूछा गया है नहीं है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है। अगला है इसका ऑप्शन गॉस भी होता है, लेकिन डी, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात होती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अगला, विद्युत मोटर में रूपांतरित होता है, तो विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, तो कौन सा है? डायनेमो। यांत्रिक, यहाँ पूछा गया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है। अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो क्या है? जनित्र। अगला, डायनेमो उत्पन्न करता है, तो विद्युत वाहक बल। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका क्या है? हमारा डी आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो कब नहीं कर सकते? बादलों वाले दिन। अगला, जैव गैस में मीथेन की मात्रा होती है, कितनी होती है? 75%। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो कौन है? सौर ऊर्जा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा। अगला, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में होती है, कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है बायोगैस में। अगला, बहते जल के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। अगला, जैव गैस का प्रमुख घटक है, तो CH4 मतलब मीथेन। CH4 किसका सूत्र है? मीथेन का। अगला, पवन चक्की के क्रियाशील होने के लिए वायु की न्यूनतम गति होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक दनी। किसी जैव गैस संयंत्र से प्राप्त कर्दम का उपयोग किया जा सकता है, तो क्या है? बी, खाद के रूप में। अगला, सौर सेलों का उपयोग होता है, ये सभी में। कृत्रिम उपग्रह में, अंतरिक्ष अन्वेषण यान में और अंतरिक्ष स्टेशन में, सभी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है? तो क्या है हमारा? हाइड्रोजन।
अगला, जल शक्ति संयंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जल है। अगला, सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण है, तो क्या है हमारा? सौर सेल है। अगला क्वेश्चन, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो कौन सा है? भूतापीय ऊर्जा। इसका ये आंसर हमारा करेक्ट है। अगला, जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत हैं, तो क्या है हमारा? कोयला। उत्तम घरेलू ईंधन है, तो कौन सा है? एलपीजी। सबको ही पता है एलपीजी क्या है? एक उत्तम घरेलू ईंधन है। उत्तम का मतलब अच्छा है, बहुत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अजैव निम्नीकरण नहीं है? तो इसका कौन सा है हमारा? बी, प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का जैव अपघटक है? तो कौन सा है? डी, पौधे। निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? तो कौन सा? मृत जीवी। अगला, निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का जैव घटक है? तो क्या है हमारा? सूक्ष्म जीव। अगला, निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का अजैव घटक नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं है तो कौन? पौधे। निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का अजैव घटक नहीं है? नहीं पूछा गया था इसमें, तो क्या है? पौधे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो कौन करते हैं? घास, बकरी और मानव। तो इसका कौन सा है? घास, बकरी तथा मानव। अगला, बायोगैस का मुख्य घटक है, तो क्या है? मीथेन, CH4, मीथेन। अगला है, जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती? तो कौन सी नहीं होती? बी। इसका आंसर क्या है हमारा? डी आंसर है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारी क्या है? उत्पन्न या पैदा नहीं होती। अगला क्वेश्चन, सहकारी कौन से पोषी स्तर पर आते हैं? तो कौन से में आते हैं? सहकारी हमारे द्वितीय में। द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर पर आते हैं? तो किस में आते हैं? हमारे तृतीय में। निम्नलिखित में से पौधे हैं, तो इसका डी आंसर उपरोक्त सभी। अधिकतर उत्पादक खाद्य श्रृंखला में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो कितने होते हैं? 3। एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक औसतन कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? औसतन कितनी ऊर्जा हमारी स्थानांतरित होती है? तो 10%। अगला क्वेश्चन, वे जीव जो जीवों, पौधों तथा जंतुओं के शरीर को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अपघटक। वे जीव जो केवल पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को अपने लिए प्रयोग करते हैं, कहलाते हैं शाकाहारी। अगला, एक खाद्य श्रृंखला में वनस्पति, पौधे, बाज, मेंढक, टिड्डा सम्मिलित हैं। इनमें से कौन सा चौथे पोषी स्तर पर है? तो कौन है इसमें? बाज। अगला क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में जल प्लवन कीट, मछलियाँ, पलिकल, पक्षी हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने वाले पीड़क नाशी की सांद्रता किस में अधिकतम होती है? तो किस में? पक्षी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्तर में उपभोक्ता जाने जाते हैं, तो क्या जाने जाते हैं? शाकाहारी के रूप में। खाद्य श्रृंखला में अंतिम पोषी स्तर होता है, किसका होता है? अपघटक का होता है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो कौन सा? ए। कौन सा? फल सब्जियों के छिलका। अगला, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? तो क्या है इसका? वन। अगला, ओजोन क्षय किसके कारण हो सकता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके कारण हो सकता है? CFCS मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये थे काफ़ी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।